नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 21 अगस्त का एडिटोरियल सेशन की, जो कि इस वीक का अंतिम एडिटोरियल है, क्योंकि हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं। तो आज का एडिटोरियल में स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ, यू मस्ट डू द थिंग्स यू थिंक यू कैंट डू। आपको वो चीज़ें निश्चित रूप से करनी चाहिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। मीन्स आप अपने आप को चैलेंज करें, आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर काम करें। बहुत ही अच्छी एक लाइन है, आप इसको ज़िंदगी में उतारें, निश्चित रूप से आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाने में सफल रहेंगे। आशीष क्लासेस ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। यहाँ पर करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। हर दिन का करंट अफेयर का वीडियो उपलब्ध होता है पीडीएफ के साथ, साथ ही बहुत सारे पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं, ई बुक भी उपलब्ध हैं। आप देखें, विजिट करें एक बार। आज की न्यूज़ हेडलाइन से शुरू करेंगे। पहला है LAC फेस ऑफ, इंडिया एंड चाइना होल्ड फ्रेश टॉक्स। फेस ऑफ का मतलब क्या होता है? फेस ऑफ से मतलब है क्लैश, आमना सामना, मुकाबला, लड़ाई, है ना, इन सबको बोलते हैं फेस ऑफ। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC है, इस पे जो क्लैश चल रहा है भारत और चाइना का, उस मुद्दे पर यहाँ पे हेडलाइन है कि इंडिया एंड चाइना होल्ड फ्रेश टॉक्स। भारत और चाइना ने एक बार फिर नए सिरे से बातचीत यहाँ पे स्टार्ट की है, आयोजित की है। नंबर 2 पे है श्रीलंका टू ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वैसे दे लगता है, लेकिन हेडलाइंस वगैरह में आपको आर्टिकल्स का ध्यान नहीं रखना होता है। तो कहना चाहता है श्रीलंका अब टू ड्राफ्ट है। आपको यही समझाने के लिए मैंने हेडलाइन को पिक किया कि जब भी आप हेडलाइन में 2+V0 देखते हैं, इसका मतलब आप ये देखते हैं कि ऐसा होने वाला है। दैट विच इज अबाउट टू हैपन कैन बी डिनोटेड थ्रू 2+V0। सो श्रीलंका टू ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंका को यहाँ नया संविधान का मसौदा तैयार करना है, प्रारूप तैयार करना है, ये कहना चाहता है। और नंबर 3 पे है 0 पैसेंजर फैटेलिटीज़। फैटेलिटी का मतलब मृत्यु होता है, तो 0 पैसेंजर फैटेलिटी ड्यू टू कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट। कॉन्सिक्वेंशियल का एक तो होता है परिणामी, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट का कॉन्सिक्वेंट से बना हुआ है, कॉन्सिक्वेंशियल एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में AL आ रहा है। और वैसे यहाँ पे इसका मतलब है सीरियस, कह दीजिए गंभीर, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। एक्सीडेंट्स का दुर्घटनाएं। क्लैरिफाइज का मतलब स्पष्टीकरण देना, रेलवेज। तो रेलवे ने यहाँ स्पष्टीकरण दिया है कि किसी भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई है जो बहुत ही गंभीर या सीरियस एक्सीडेंट्स हुए थे उनमें। तो ये आपकी न्यूज़ हेडलाइंस थी। शुरुआत करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है लेस टैक्सिंग। और इस एडिटोरियल को अगर आप समराइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका जो भी सार है वो हम समझ लें, तो कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था CET क्या है, इस विषय पर आप ज़रूर उसे जाकर देखें। उसी के बारे में आज का ये एडिटोरियल आधारित है। तो सेशन को एंड तक देखिएगा, ज़रूर से दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और पसंद आने पर लाइक करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। लेस टैक्सिंग। तो एक वर्ड तो देखो आपको यहाँ पे हेडलाइन में ही मिल रहा है। टैक्सिंग क्या है? टैक्सिंग से मतलब होता है चैलेंजिंग, बर्डनसम, टायरिंग। मीन्स जो भी आपको एक चैलेंज करने वाला हो, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो, उसे टैक्सिंग कहा जाता है। लेस लगा दिया, इसका मतलब थोड़ा सा कम टैक्सिंग। अब लेस है क्या? लेस एडजेक्टिव है और लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है। लिटिल डिग्री पॉजिटिव बनती है, लेस पॉजिटिव बनती है, लिटिल पॉजिटिव बनती है, लेस कंपैरेटिव, और लीस्ट सुपरलेटिव। इस प्रकार से ये डिग्रीज बनती हैं। इसकी लेस्ट का मतलब थोड़ा कम, ठीक है। टैक्सिंग का मतलब डिफिकल्ट, तो थोड़ा कम डिफिकल्ट बनाने का प्रयास यहाँ पे CET के द्वारा, सरकार के द्वारा, CET के माध्यम से सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है। देखिए क्या कहना चाहता है। द यूनियन कैबिनेट डिसीजन, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय क्या है? टू क्रिएट, बनाने का। क्या बनाने का? अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको NRA कह सकते हैं आप, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का जो निर्णय है केंद्रीय मंत्रिमंडल का, किसके लिए? टू कंडक्ट अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का एक प्रकार से प्रीलिम्स कह दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा कह दीजिए। तो प्रारंभिक परीक्षाओं को संचालित करने के लिए, और किस लिए? फॉर नॉन गैजेटेड जॉब्स। दो तरह की जॉब्स होती हैं, एक राजपत्रित अधिकारी बनता है, एक अराजपत्रित अधिकारी बनता है। तो ये नॉन गैजेटेड जॉब्स हैं। तो नॉन गैजेटेड जॉब्स के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो निर्णय है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाए, और वो भी कैसे? एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कैंडिडेट्स टू टेक सेपरेट एग्जामिनेशन। एलिमिनेटिंग, हटाते हुए, रिमूव करते हुए। ये बीच में ING फॉर्म है, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे पार्टिसिपल है। एलिमिनेटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे रिमूव करते हुए। क्या रिमूव करते हुए? द नीड, आवश्यकता। किस चीज़ की आवश्यकता? फॉर कैंडिडेट्स, है ना, कि उम्मीदवारों के लिए। कैंडिडेट्स का मतलब यहाँ परीक्षार्थी से ले लीजिए। टू टेक सेपरेट एग्जामिनेशन,
अब यहाँ काम की बात यह है कि एग्जाम लेने के लिए टेक नहीं आता, गिव आता है, और देने के लिए टेक आता है। तो याद रखिएगा, टेक एग्जाम इसका मतलब एग्जाम देना है, और अगर गिव एग्जाम होगा तो इसका मतलब एग्जाम लेना है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी तो एग्जाम देंगे, इस कारण से टेक का प्रयोग है। सेपरेट का मतलब अलग अलग, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षाएं किसके लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो ये RRB है, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके बाद में SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके बाद में IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो आप लोग चूंकि तो तैयारी कर ही रहे होंगे, निश्चित रूप से आप जानते हैं IBPS क्या है, SSC क्या है, RRB क्या है। इज अ वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इज है एक वेलकम स्वागत योग्य, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, रिफॉर्म का मतलब सुधार, मेजर का मतलब कदम, स्टेप। क्या कहना चाहता समझिएगा। यहां तक की बात में इसने ये कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक निर्णय, क्या निर्णय, कि NRA को गठित किया जाए, बनाया जाए, किसके लिए, प्रारंभिक परीक्षाओं को संचालित करने के लिए। प्रारंभिक परीक्षाएं किसके लिए, नॉन ग्रेजुएटेड जॉब्स के लिए। और ऐसा करते हुए क्या किया है, ऐसा करते हुए जो कैंडिडेट्स को अलग अलग एग्जाम देनी पड़ती है, रेलवे का अलग, SSC का अलग और IBPS का अलग, उस आवश्यकता को इन्होंने हटा दिया है, ठीक है, रिमूव कर दिया है। और ये जो डिसीजन है, अब ये सब्जेक्ट था, यहां पे देखो इसकी वर्ब है, ये एक वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, ये एक स्वागत योग्य प्रशासनिक सुधार का कदम है। मेजर का मतलब यहां पे स्टेप से है। आगे कहना चाहता है फॉर सम ईयर्स नाउ, अब कुछ सालों के लिए, फॉर सम ईयर्स नाउ द रेलवेज हैव बीन यूजिंग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इन प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये कह रहा है कि बहुत कुछ सालों से क्या हो रहा है, द रेलवेज, जो रेलवेज बोर्ड है, हैव बीन यूजिंग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, ये यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है, रेलवेज प्लूरल बन गया तो इस कारण से हैव बीन लगा दिया, बीन लगा दिया तो V0 + ING लगा दिया। तो ये यूज कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, लेबर इन प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी इसके सर्विसेज या प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें लेबर को ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यूज करते आए हैं। बट द गवर्नमेंट सिस्टम रिमेन्स ए मेजर रिक्रूटर, लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो अभी भी बना हुआ है अ मेजर रिक्रूटर का मतलब है एक मुख्य रिक्रूट करने वाला, रिक्रूट मतलब नौकरी पर लगाने वाला। रिपीट कर देता हूं, यहां तक की बात तो आपको समझ में आई गई कि यहां तक हमने कहा कि देखो इसको सीधा भी जोड़ सकते थे आप कि कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट का जो डिसीजन है वो एक स्वागत योग्य प्रशासनिक सुधार वाला कदम है। समझ में आ गई, ये वाली बात तो आएगी। अब ये कदम क्या है, NRA को गठित करने का। क्यों गठित करना है, नॉन गैजेटेड जॉब्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए। इससे होगा क्या, इससे अलग अलग एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए कौन से, जैसे SSC के स्टूडेंट्स हैं, RRB के स्टूडेंट्स हैं, IBPS के स्टूडेंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि कुछ सालों से क्या चल रहा है कि रेलवे जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेबर यूज कर रहा है प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सिस्टम जो है इसका मेजर रिक्रूटर है, इसमें गवर्नमेंट ही मतलब भर्तियों को फिल करती आई है, ये कहना चाहता है। टैक्सिंग का मतलब आप नोट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट स्लाइड में था, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब रिमूविंग है। बीच में अगर ING फॉर्म हो, कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करता हो ऐसा करते हुए, तो उसे आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेक एग्जाम, ये भी नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एरर में पूछ सकते हैं आपसे। टेक एग्जाम का मतलब एग्जाम देना होता है, गिव एग्जाम का मतलब एग्जाम लेना होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे सेकंड स्लाइड में। देखिए, इन मार्च दिस ईयर, इस साल मार्च में, अब मंथ के नेम से पहले और ईयर के नेम से पहले क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो इस साल मार्च में रेलवेज मिनिस्टर पीयूष गोयल, ये रेलवे के मंत्री हैं, तो रेलवे मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, टोल्ड पार्लियामेंट, उन्होंने संसद को बताया। एक बात समझिएगा, पार्लियामेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है और यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पार्लियामेंट से पहले 0 आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो मार्च में इस साल रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया, क्या बताया, दैट 4 एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस, कि 4 एम्प्लॉयमेंट के नोटिफिकेशंस, 4 रोजगार संबंधी नोटिफिकेशंस किसके लिए, ग्रुप C एम्प्लॉइज के लिए, इन द मिनिस्ट्री मतलब रेलवे मंत्रालय में, वर इशूड, इशू की गई थी। अब ये वर इशूड इसलिए आ रहा है क्योंकि नोटिफिकेशंस को दे रखा है, तो नोटिफिकेशंस यहाँ पे जारी किए गए थे, ठीक है। तो वर इशूड यहां पे आ गया, इसको देखकर पैसिव वॉइस है, कब की बात है, 2019 में, और कितने के लिए, 1.43 लाख पोस्ट के लिए, है ना, 1.43 लाख पोस्ट के लिए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, अ सिमिलर नंबर सेलेक्टेड द प्रीवियस ईयर, अ सिमिलर मतलब इतने ही संख्या में, मतलब 1.43 लाख
पोस्ट यहां पे थी और इतनी ही संख्या में यहां पे पिछले साल उम्मीदवारों को सिलेक्ट भी किया गया था, चयनित भी किया गया था। रिपीट कर देता हूं, इसी साल मार्च में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया था कि 4 एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस यहां पे जारी किए गए थे 2019 में ग्रुप सी एम्प्लॉइज के लिए 1.43 लाख पोस्ट के लिए, और उतने ही संख्या में यहां पे उम्मीदवारों को चयनित भी किया गया पिछले साल। ओवरऑल कुल मिलाकर द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है स्कोप, एक्सटेंट, रेंज, लिमिट्स, कन्फाइंस, मतलब जो भी आप सीमा कह सकते हो, दायरा कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल मिला के जो पोस्ट जो किस दायरे में आती है, एम्बिट ऑफ द प्रपोज्ड एनआरए, प्रपोज्ड का मतलब प्रस्तावित, अब एनआरए तो यहां पे नाउन है और प्रपोज्ड यहां पे पास्ट पार्टिसिपल काम करेगा। जब किसी वर्ब को आप एडजेक्टिव बनाते हो तो 2 तरीके से वो काम करता है, या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है या फिर क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो ये कुल मिला के जो पोस्ट हैं जो कि किस दायरे में आती है, प्रस्तावित एनआरए के दायरे में, वुड कवर, वो यहां कवर करेंगी कितने जॉब्स, 1.25 लाख जॉब्स। अ ईयर का मतलब 1 साल, 1 साल में इतने लाख जॉब, 1.25 लाख जॉब्स ये कवर करेगा जो एनआरए है। एक बात समझने की यहां पे ये भी है कि ईयर से पहले हम ए लगाते हैं, इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर ये आता है, ऐसे ईयर पढ़ेंगे, ईयर नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसके पहले ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण। तो कुल मिला के जो पोस्ट प्रस्तावित एनआरए के दायरे में आएगी वो पोस्ट जो हैं, मतलब यहां पे कितने कवर करेंगी जॉब्स को, वो 1.25 लाख जॉब्स प्रति वर्ष कवर करेंगी, विच टिपिकली अट्रैक्ट, और उससे क्या होगा, ये जो विच है वो इस मतलब 1.25 लाख जॉब्स हैं। अब मान लीजिए 1.25 लाख जॉब्स हैं, इसका मतलब लगभग एक फॉर्म, मतलब एक पोस्ट पे कितने लोग, एक अनार 100 बीमार वाली जो कहानी होती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि जब एक पोस्ट निकलती है तो बहुत सारे आवेदन आते हैं। वैसे 1.25 लाख जॉब पर कहना चाह रहा है ये कि विच टिपिकली अट्रैक्ट। अब ये विच जो है वो आ रहा है जॉब्स के लिए, तो ये जॉब्स जो हैं, ये जो पोस्ट्स हैं वो टिपिकल तौर पर अट्रैक्ट करती हैं 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स को। एस्पिरेंट्स का मतलब प्रतियोगी जो परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। तो ये लगभग 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 1.25 लाख फॉर्म पे 2.5 करोड़ एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात। द गेन्स, गेन्स का मतलब मुनाफा, लाभ, फ्रॉम ए सिंगल एग्जामिनेशन। अब देखो एग्जाम एक ही होगा, सीईटी आयोजित किया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा, 1 साल में 2 बार ये एग्जाम होगा। ये तमाम बातें मैंने कल वाले वीडियो में बताई है, आप जाके देखिएगा। और आपके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, आपके हर क्यों, क्या, कैसे, सभी का जवाब वहां पे आपको मिलेगा। द गेन्स फ्रॉम ए सिंगल एग्जामिनेशन, तो एक ही एग्जाम से जो लाभ है, व्हेन ऑफर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वो एग्जाम्स जो कि ऑफर की जाएंगे, जब ऑफर की जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है, जिला स्तर पे। तो जब एग्जाम यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोजित की जाएंगी इन द रीजनल लैंग्वेज, का मतलब क्षेत्रीय भाषा में। यहां पे प्रावधान ये भी था कि 12 क्षेत्रीय भाषाओं में एग्जाम का आयोजन होगा, ये भी एक की फीचर था इस सीईटी वाला। तो जब, अब एक बात यह भी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पहले क्या है, बहुत दूर दूर सेंटर आया करते थे, अभी क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक सेंटर दिया जाएगा ताकि आप आसानी से वहां पे पहुंच सकें। तो द गेन्स फ्रॉम, तो जो लाभ हैं एक सिंगल एग्जामिनेशन से, और वो एग्जाम जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषा में, किसके विपरीत, एज ओपोज टू, अपोज्ड के साथ में टू लगता है, अपोज टू का मतलब के विपरीत, किसके विपरीत, अ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है वैरायटी, भिन्नता, किसकी भिन्नता, ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट की भिन्नता के बिल्कुल विपरीत। इन फार फ्यूअर लोकेशंस, पहले क्या थी, बहुत कम लोकेशंस पे, जैसे राजस्थान की मैं बात कर लेता हूं, चूंकि राजस्थान का रहने वाला हूं, तो जयपुर सेंटर दे दिया राजस्थान की राजधानी में, तो बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को, कुछ ही सेंटर मतलब दिए जाते हैं, है ना। आर सेल्फ एविडेंट, तो ये जो गेन्स हैं ये बिल्कुल सुस्पष्ट हैं, अपने आप से ही स्पष्ट हैं। एविडेंट का मतलब ऑब्वियस है, अपेरेंट है, नोटिसेबल है। एक बार रिपीट कर देते हो, इसको कैसे जोड़ोगे आप, गेन्स जो हैं वो सुस्पष्ट हैं, सीधा जोड़ दीजिए, और किसके गेन्स, एक सिंगल एग्जामिनेशन के। बीच में क्या कहा, बीच में कहा वो एग्जाम जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित होगा और यहां पे रीजनल लैंग्वेज में आयोजित होगा। थोड़ी सी तुलना कर दी, पहले क्या हुआ करता था, दूर दराज के क्षेत्रों में लोकेशंस दी जाती थी, एग्जाम सेंटर दिए जाते थे, उसकी तुलना में यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर मिलेगा और क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम देना होगा, तो उसके जो लाभ हैं वो बिल्कुल सुस्पष्ट हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे आ जाइए। कैंडिडेट्स मतलब प्रतियोगी, वुड नो लॉन्गर हैव टू, अब ये हैव टू वाला कंडीशन है, इसका मतलब है ऐसा करना पड़ेगा। अब यहां पे वुड नो लॉन्गर हैव टू मतलब अब नहीं करना पड़ेगा, तो कैंडिडेट्स वुड नो लॉन्गर हैव टू, तो कैंडिडेट्स को अब नहीं करना पड़ेगा क्या, ट्रैवल, यात्रा नहीं करनी पड़ेगी टू अर्बन सेंटर्स, मतलब शहरी
सेंटर्स पर। जैसे कि मैंने कहा राजस्थान का सेंटर अमूमन जयपुर दिया जाता है, तो यहाँ पे अर्बन सेंटर पे शहरी क्षेत्रों में आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एट कंसिडरेबल एक्सपेंस। और चूंकि जब लंबे दूरी की तय करते हो तो पैसा भी बहुत लगता है। कंसिडरेबल से मतलब यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट, साइजेबल, काफ़ी ज़्यादा को बोलते हैं कंसिडरेबल। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, तो बहुत ज़्यादा खर्चे पर आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। एंड हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब क्या हो गया? कठिनाई, प्राइवेशन, डेप्रीवेशन, पॉवर्टी, पेन्योरी, कठिनाई। और यहां पे कठिनाई नहीं होगी किस चीज में? टू टेक एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एक बार फिर देख लीजिए, टेस्ट और एग्जाम के लिए मैंने कहा था गिव और टेक अपना स्थान चेंज करते हैं, तो यहां पे एग्जाम देने की बात है तो यहां पे टेक का प्रयोग है, ठीक है। और कोई भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का मतलब कोई भी किसी जॉब को प्राप्त करने जो टेस्ट आयोजित किया जाता है उस टेस्ट की बात कर रहे हैं। रिपीट कर देता हूं क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको अब शहरी क्षेत्रों की यात्राएं नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा खर्चे पर। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है, जो भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है उसको देने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, टू इंप्रूव परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के जो अवसर हैं, सब्जेक्ट टू एज लिमिट्स। अब यहाँ पे एक बात कही गई थी, वो बात मैंने कल वाले वीडियो में स्पष्ट की है कि एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे, 3 साल तक स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, लेकिन वो किसके अधीन है? वो एज लिमिट के अधीन है। आप स्कोर को इंप्रूव करने के लिए चाहे जितने एग्जाम दे सकते हैं, बार बार में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी एज लिमिट के अधीन है। तो सब्जेक्ट 2 का मतलब होता है कम, अंडर या के अधीन होना, ठीक है। सब्जेक्ट में 2 लगता है, जैसे आता है ना कि भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा लिखा हुआ था, कई बार आपने पढ़ा होगा डिस्क्लेमर, तो वैसा ही है। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मार्केट रिस्क के अधीन है, तो वैसे ही यहाँ पे आप इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को आपको अवसर दिए जाएंगे, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेंगे? आपकी एज लिमिट पर। कहीं आपकी एज ही पूरी हो गई तो फिर आप वो इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम नहीं दे पाओगे। एंड अ 3 ईयर वैलिडिटी ऑफ 4 स्कोर्स, और जो भी स्कोर्स आपको प्राप्त होंगे उसकी 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। मतलब 3 साल तक आप केवल मेंस की तैयारी कर सकते हैं उसी स्कोर के आधार पर, अगर आप संतुष्ट हैं कि वो स्कोर आपके लिए काफी है। आर पॉजिटिव फीचर्स, ये दोनों ही पॉजिटिव फीचर्स हैं, सकारात्मक पहलू हैं। फीचर्स का मतलब विशेषताएं, तो ये विशेषताएं सकारात्मक हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटीज, जिसमें सब्जेक्ट तो खैर सब्जेक्ट 2 मतलब ये अधीन तो होगा एज लिमिट के, और साथ में 3 साल वैलिडिटी जो है स्कोर्स रखने की, मतलब जो भी सीईटी स्कोर कार्ड जारी करेगा उसमें आपको 3 साल तक वैलिड रहेगा वो स्कोर कार्ड। तो ये 2 हैं पॉजिटिव फीचर्स हैं। यट फिर भी द लॉन्ग टर्म रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब प्रासंगिकता है ना, संबद्धता, कनेक्शन। फिर भी जो लंबे समय की प्रासंगिकता है ऑफ सच रिफॉर्म्स, ऐसे सुधारों की, ठीक है, कि जो भी रिफॉर्म किए गए हैं, ऐसे जो सुधार हैं उनकी लंबे समय की अगर बात करें क्या प्रासंगिकता है, विल डिपेंड ऑन, वो निर्भर करेगी, डिपेंड के साथ में ऑन लगता है, निर्भर करेगी किस पे? द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स की प्रतिबद्धताओं पर, ठीक है। गवर्नमेंट कितना प्रतिबद्ध है, गवर्नमेंट कितना वादे को फुलफिल कर पाती है, उस चीज पर डिपेंड करेगी। टू रेज द लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता किसके लिए? टू रेज द लेवल, स्तर बढ़ाने की। रेज के बाद में हमेशा आप देखेंगे ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, बढ़ाना इसका मतलब होता है, राइज का मतलब अपने आप बढ़ना होता है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो फिर भी जो लंबे समय की प्रासंगिकता है ऐसे रिफॉर्म्स के, सुधारों की, वो डिपेंड करेगा किस पर? गवर्नमेंट्स के कमिटमेंट पर, गवर्नमेंट्स की प्रतिबद्धताओं पर। किसके लिए? स्तर को बढ़ाने के लिए। और स्तर किसका बढ़ाने के लिए? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का स्तर, ठीक है, सार्वजनिक रोजगार का स्तर, एंड एक्सपेंड सर्विसेज, और सेवाओं के विस्तार। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना, बढ़ाना, सर्विसेज सेवाएं, टू द पब्लिक, लोगों के लिए सेवाओं का विस्तार करने पर डिपेंड करेगा। बोथ ऑफ विच आर लो इन इंडिया, और दोनों ही चीजें, चाहे आप बात कर लो रोजगार की, चाहे बात कर लो सेवा की, मतलब सर्विसेज की, दोनों ही भारत में अभी क्या है? कम है। आर लो, वो कम है। आगे बात करेंगे। वाइल अनाउंसिंग, वाइल के साथ में V0 प्लस ING लगता है, हमेशा याद रखना। तुरंत बाद में अगर वर्ब लगाओगे तो V0 प्लस ING लगेगा। तो वाइल अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, क्या? द प्रपोजल, इस प्रस्ताव की। किसके लिए? रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्रस्ताव की। किसमें? बजट स्पीच में, अर्लियर दिस ईयर, मतलब इस साल के शुरुआत में। तो अपने बजट स्पीच में इस साल के शुरुआत में जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया, वो अनाउंसमेंट करते हुए कि NRA का गठन किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। क्या कहा? कि जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वुड बी एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो NRA है वो कैसा संगठन होगा?
ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया आपका नाउन। अब इसकी विशेषता बताने वाले वर्ड इसने यूज किए। इंडिपेंडेंट, एक तो स्वायत्त एजेंसी होगी, ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी। प्रोफेशनल होगी, पेशेवर होगी, यहां पर एक्सपर्ट्स होंगे। स्पेशलिस्ट, एक बिल्कुल विशेष प्रकार की, मतलब अपने क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट है वो संगठन ये होगा। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने इतना ये कहा है कि वित्त मंत्री ने जब इस साल के शुरुआत में जब अपना बजटीय भाषण दिया था, उसमें प्रस्तावित एनआरए एजेंसी जो है उसके बारे में बात करते हुए, उसका अनाउंसमेंट करते हुए कहा था कि एनआरए एकदम इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल, स्पेशलिस्ट संगठन होगा। देयर वुड ऑल्सो बी, ये देयर से स्टार्ट हो गया तो इन्वर्जन है, एन इम्फेसिस को देखकर यहां पे वुड ऑल्सो बी ये वर्ब लगी है, तो देयर वुड ऑल्सो बी एन इम्फेसिस। इम्फेसिस के साथ में ऑन लगता है, ये याद रखिएगा। स्ट्रेस नाउन अगर है और इम्फेसिस जो कि नाउन है ही, इन दोनों के साथ में हम प्रयोग करते हैं ऑन का। जबकि दूसरी ओर अगर स्ट्रेस वर्ब हो और साथ में एम्फसाइज जो कि एक वर्ब है, ऐसा होने पर आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों के साथ प्रेपोजिशन लगेगा नहीं, इनमें प्रेपोजिशन ऑन लगेगा, ये डिफरेंस है। तो कहना क्या चाहता है, देयर वुड ऑल्सो बी एन एम्फेसिस, तो जोर इस बात पर भी होगा, किस बात पर, क्रिएटिंग एडवांस्ड, क्रिएटिंग मतलब बनाने पर, चूंकि ऑन लग गया प्रिपरेशन तो आईएनजी लगना ही था। क्या बनाने पर, एडवांस्ड मतलब उन्नत किस्म की ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा। चूंकि इस सीईटी एग्जामिनेशन में सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड नहीं है, एग्जाम ऑनलाइन देना पड़ेगा, तो कंप्यूटर लैब वगैरह चाहिएगी, इंटरनेट कनेक्शन चाहिएगा, सेंटर्स अच्छे चाहिएंगे जहां पे लैब की सुविधाएं हैं। तो कह रहा है कि देयर वुड ऑल्सो बी एन एम्फेसिस, तो जोर इस बात पर भी होगा कि एक एडवांस किस्म का टेस्टिंग, ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। कहां पर, 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर, 117 जिलों में। एस्पिरेशनल इसलिए कहा है कि एस्पिरेंट्स मतलब एस्पिरेंट जो है ना, एस्पिरेशनल का मतलब यूं भी कह सकते हो कि जो आपने कह सकते हो कि भाई सोचा गया है आपके द्वारा, है ना। तो ये है कि आपके द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे सोचे गए हैं, तय किए गए हैं कि जिला स्तर पर इतने डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपने इतने डिस्ट्रिक्ट चुने हैं कि ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे कराओगे, तो उनके लिए एक उच्च किस्म की, उन्नत किस्म की व्यवस्था वहाँ पे करने की बात पे जोर दिया गया। मैनी ऑफ विच, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए दे रखा है मैनी ऑफ विच, उनमें से अनेकों डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, आर इन स्टेट्स, वो ऐसे स्टेट्स में हैं विद लो सोशल डेवलपमेंट इंडिसेज, जिनका सामाजिक विकास जो सूचकांक है, इंडिसेज का मतलब सूचकांक, इंडेक्स का प्लूरल है, याद रखना, इंडेक्स का प्लूरल है इंडिसेज, ठीक है, इसका मतलब सूचकांक, वो मतलब काफ़ी कम है। फिर रैंकिंग जारी करते हैं कि इस स्टेट के हालात कैसे हैं, वो आपको एक रैंकिंग से पता लगता है। तो 117 जिले जो इन्होंने तय किए ना, जहाँ पे ऑनलाइन लैब वगैरह स्थापित करेंगे, उनमें से अनेकों जिले ऐसे राज्यों में आते हैं जिनका सामाजिक विकास जो सूचकांक है बहुत ही निम्न स्तर का है। आगे कह रहा है दीज आर लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स, लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय, लॉडेबल के लिए आप एडमिरेबल, प्रेजवर्दी, कमेंडेबल ये सब यूज कर सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कमेंडेबल यूज कर सकते हो, ठीक है, आप लॉडेबल यूज कर सकते हो, और आप यूज कर सकते हो एडमिरेबल, ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि दीज आर लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये प्रशंसनीय मतलब प्रयास हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब लक्ष्य, जो भी आपने लक्ष्य रखे हैं वो काफी प्रशंसनीय है, लेकिन इट इज रेलेवेंट, यह प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब तर्क संगत है कह सकते हो। टू पॉइंट आउट, ये पता लगाना, पॉइंट आउट करने का मतलब कोई चीज को आपने पॉइंट आउट किया है, इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि आप उस बारे में विश्लेषण देना चाहते हो। ये पॉइंट आउट करना दैट एज ए शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, शेयर और का मतलब हिस्सा, किसका, ऑर्गेनाइज संगठित, वर्कफोर्स समझते ही हो आप, वर्कफोर्स का मतलब जो भी कामकाज करने वाला एक तबका है वो। तो कहना चाहता है कि ये प्रशंसनीय ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी लक्ष्य रखे हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन इसमें यह भी प्रासंगिक है, ये पता लगाना, ये पॉइंट आउट करना दैट एज ए शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स जो मतलब कामकाजी लोग हैं उनका एक हिस्सा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, कौन सा हिस्सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, केंद्रीय सरकार रोजगार, अपीयर्स टू बी डिक्लाइनिंग, वो ऐसा लगता है, अपीयर मतलब लगता है, टू बी मतलब गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब रोजगार कम हो रहे हैं, ये कहना चाहता है लेखक यहाँ पे कि ये जो स्तर है रोजगार का वो धीरे धीरे गिर रहा है, सीट्स वैकेंट कम है, ये कहना चाहता है। आगे देखिए, न्यू पोस्ट, नई पद, आर सैंक्शनड पेरियोडिकली मतलब समय समय पर, ठीक है, एट टाइम्स,
सैंक्शनड का मतलब स्वीकृति देना, सैंक्शन का प्रतिबंध लगाना भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा रेफरेंस है। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सैंक्शन का प्रतिबंध लगाना भी तो होता है, बिल्कुल होता है, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज देयर, उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको ये सब कुछ तय करना पड़ता है। तो नई पोस्ट जो है, अब आर सैंक्शनड है, पैसिव वॉइस है ना, पोस्ट को देखकर आर है, आर के साथ थर्ड फॉर्म है। तो नई पोस्ट जो है वो समय समय पर क्या की जाती है, सैंक्शन की जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं। बट अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफुलफिल्ड, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो वैकेंसीज हैं वो अनफिल्ड रहती हैं, मतलब भरी नहीं जाती हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में नई नई पोस्ट जो है समय समय पर विभाग निकालता रहता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज जो हैं वो अनफिल्ड रहती हैं, भरी नहीं जाती हैं। वैकेंसीज को देखकर यहाँ पे देखो रिमेन का प्रयोग है। अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में नाउन भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आती है, याद रखिएगा। वैसे तो कोई रटने वाली बात है नहीं, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में होता है, तो बहुत बड़ी संख्या में है तो नाउन प्लूरल आएगी, और नाउन अगर प्लूरल आ गई तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो अ लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो नई पोस्ट समय समय पर निकाली जाती हैं, ठीक है, उनको मतलब सैंक्शन की स्वीकृति मिलती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज अनफिल्ड रहती है। विद ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन, ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ता हुआ, एम्फेसिस जोर, तो बढ़ता हुआ जो आपका दबाव है किस चीज पर, ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर करना, हस्तांतरित करना, किस चीज को, कोर, कोर का मतलब सेंट्रल, मुख्य, रेलवे सर्विसेज, रेलवे सेवाओं को, किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। तो बढ़ता हुआ जो दबाव है कि रेलवे सेक्टर को प्राइवेट में दे दिया जाए, प्राइवेट इसका निजीकरण कर दिया जाए, देयर मे बी फ्यूअर गवर्नमेंट जॉब्स, तो लेखक कह रहा है कि अगर निजीकरण कर दिया गया तो यहां पे हो सकता है कि बहुत ही कम जॉब्स हों। फ्यूअर मतलब आज की तुलना में कम, ठीक है, बहुत ही कम, ना के बराबर जॉब्स हों, गवर्नमेंट जॉब्स हों। ऑन ऑफर का मतलब अवेलेबल, ऑन ऑफर से मतलब है अवेलेबल, तो बहुत ही कम गवर्नमेंट जॉब्स उपलब्ध हों इसकी संभावना है, चूंकि में लगा रखा है तो वो पॉसिबिलिटी के लिए आता है। मोरओवर इससे भी ज्यादा जॉब्स अंडर द सेंटर, जो केंद्र सरकार के अधीन जॉब्स आती हैं, ठीक है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार के अधीन जॉब्स आती हैं, प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली, मोस्टली, मुख्यतया, इन द रेलवेज एंड डिफेंस सेक्टर्स, किस किस में, रेलवेज में और डिफेंस सेक्टर्स में, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाती हैं। अब ये जॉब्स हैं, इसको देखकर कॉन्स्टिट्यूट निर्मित करती हैं क्या, अराउंड 14%, अराउंड लगभग 14%, 14% किसका, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। तो जितने भी रोजगार प्रदान किए जाते हैं उनमें गवर्नमेंट सेक्टर के 14% कौन करता है, 14% यहाँ पे केंद्र सरकार के अधीन जो जॉब्स आती हैं वो यहाँ पे कवर करती हैं। विद द रेस्ट, और बाकी जो जॉब्स हैं फॉल इन विद इन, फॉल विद इन का मतलब है वो मतलब इसमें आती हैं, इस कैटेगरी में आती हैं, किसमें, द परव्यू, परव्यू का मतलब है एम्बिट, स्कोप, मैंने रिपीट नहीं किया, लिखा नहीं, इसको हाईलाइट नहीं किया क्योंकि एम्बिट के ही सिनोनिम इसमें लागू हो जाएंगे। ऑफ स्टेट्स, तो राज्यों के दायरे में आती है बाकी, ठीक है। तो 14% जॉब तो केंद्र सरकार निकालता है और बाकी राज्य सरकारें निकालती है। रिफॉर्म मस्ट देयरफॉर हैव ए वाइडर रीच, तो सुधार जो भी है वो मस्ट देयरफॉर हैव, तो मस्ट मतलब निश्चित रूप से, देयरफॉर इसीलिए, हैव होना चाहिए, अ वाइडर रीच मतलब अधिक मतलब एक व्यापक रीच इसकी होनी चाहिए। टू अचीव स्केल का मतलब है स्केल प्राप्त करने के लिए, जो भी आप स्तर प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए रिफॉर्म जो है वो उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट आ गया तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो इसीलिए सुधार जो हम कर रहे हैं उसका स्तर बहुत व्यापक होना चाहिए ताकि हम जो स्केल हम चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा लेवल पहुँचे वहाँ तक वो स्तर प्राप्त करने के लिए। इट मस्ट बी मार्क्ड, पैसिव वॉइस है, इस बात को चिन्हित करना ही चाहिए बाय वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित प्रोसीजर्स, तौर तरीके, तो सुपरिभाषित जो प्रोसीजर्स हैं उनके द्वारा ये चिन्हित होना चाहिए। वाइड पब्लिसिटी, काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो आपने सुधार किए हैं सीईटी के बारे में बताना चाहिए। एंड ओपन कंपटीशन, और जो खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कोई भी कंपीट कर पाए ऐसा होना चाहिए, किसके बजाय, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। वर्चुअल मतलब लगभग, नियरली। एलिमिनेशन हटाने की प्रक्रिया। डिस्क्रेशन का मतलब विवेक, तो अपने विवेक से ही किसी को, मतलब आप कहें कि अपने विवेक से, अपनी चॉइस से किसी को लगा दिया, ऐसा नहीं, पूरी एक पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट एक पारदर्शिता होनी चाहिए। ओपन कंपटीशन होना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी अच्छे से होनी चाहिए और वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। इन चीज़ों से ये सुधार की बात कर रहा है, ये चिन्हित होना चाहिए, इसकी सुधारों में ये विशेषता होनी चाहिए। एज अ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, ये जो प्रारंभिक परीक्षा वाला टेस्ट है,
द एनआरए कैन पोटेंशियली संभावित रूप से कट डिलेज, डिले मतलब देरी होती है ना, उसको कम कर सकता है। भाई वैसे आप जो एग्जाम्स देखो, आज एग्जाम लगा, रिजल्ट एक साल बाद के आ रहा है ना, काफी लंबा प्रोसीजर चलता है। तो एनआरए क्या कर सकता है, एनआरए ये कर सकता है कि संभावित रूप से जो देरी हो रही है उस देरियों में कटौती कर सकता है। विच आर ए फैमिलियर फीचर, जो कि अब ये विच जो है डिलेज के लिए आ रहा है, वो डिलेज, वो देरियां जो कि एक चिर परिचित एक विशेषता है किसकी, गवर्नमेंट की, सरकारी जॉब में देरी होती है, सबको पता है। बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, यहां पे और क्या कर सकता है एनआरए, एनआरए ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट कर सकता है, पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है, एंड इनेबल वाइडर एक्सेस, और व्यापक रूप से अधिक मतलब बड़े स्तर पर एक्सेस हो स्टूडेंट्स का, इस चीज को इनेबल कर सकता है, सक्षम बना सकता है, संभव बना सकता है। द एंटायर प्रोसेस, पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है किसकी, सिलेक्शन वाली, मस्ट बी, वो होनी ही चाहिए कैसी, एक मॉडल, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा प्रारूप जो क्या करे, रेजिंग द बार ऑन स्पीड, एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी। रेज द बार का मतलब होता है स्तर को बढ़ाना, स्तर बढ़ाने को बोलते हैं रेज द बार। स्पीड गति, एफिशिएंसी क्षमता, इंटीग्रिटी ईमानदारी, निष्पक्षता, इन सब चीजों में स्तर बढ़ाने वाला मॉडल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो कह रहा पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना कैंडिडेट के सिलेक्शन वाला, वो एक प्रारूप तैयार होना चाहिए, ऐसा एक मॉडल बनना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए जिसमें स्पीड, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी सभी का स्तर डेवलप हो, पढ़े। बात करेंगे रिवीजन की, तो परव्यू का मतलब अभी देखा रेंज होता है, 1 नंबर को जोड़ दिया जाए सी से, फिर 2 नंबर की बात अगर करें तो इंटीग्रिटी का मतलब फेयरनेस है, ई से जुड़ जाएगा। तीसरा लॉडेबल है, लॉडेबल का मतलब एडमिरेबल है, डी से जुड़ जाएगा। 4 नंबर हार्डशिप है, हार्डशिप का मतलब डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो टैक्सिंग कर दीजिएगा, इसका ट्रबल कर दो, मुसीबत भरा, ठीक है। तो टैक्सिंग को जोड़ इसको हार्डशिप को जोड़ दीजिए ट्रबल से, और इसको जोड़ दीजिए डिफिकल्ट से। तो हार्डशिप को जोड़ दिया हमने ए से, और 5 नंबर को जोड़ दिया बी से, ये आंसर से। रिपीट कर देता हूँ हिंदी में, प्रव्यू का मतलब दायरा है, सीमा है, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, निष्पक्षता है। लोडेबल प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य। हार्डशिप का मतलब मुसीबत है, मुश्किलें हैं। और टैक्सिंग का मतलब जो मुश्किल हो, कोई चीज़ चैलेंजिंग हो, उसको कहते हैं। आज हम रिवीजन वगैरह नहीं देखेंगे, पिछला जो भी हो चुका है मंडे से लेकर थर्सडे तक का वो सारे जो सेंटेंसेज हैं वो आप देखें, रिवीजन करें। मुलाकात होगी हमारी मंडे को अब नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।